नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज भारत के इतिहास में हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये 12वीं क्लास की पुस्तक है और इसका दूसरा अध्याय है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। तो इसका पहला पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से। और इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बाल विकास का। इसके फोल्डिंग जो है वो किसे कहते हैं और ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। दो क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला तो इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है और दूसरा ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। उन दोनों का नाम लिख के उनका नाम लिख के और एक कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए 322 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का काल महाजनपद काल कहलाता है और उसमें सबसे बड़ा महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर के आता है मगध साम्राज्य। तो इसलिए यहां से मगध साम्राज्य को लेकर के पढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य है ये कब से कब तक 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है, यानी ईसा से पहले की बात है ये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवतरित होता है। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण और भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। उनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश टीका, भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, स्ट्रेबो, प्लूटारक, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग आदि चीनी यात्री, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख से जो हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले आदि मुख्य सोर्स हैं। तो पहले भी हमने पहले की जो कक्षाएं हैं उनमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, जो आपकी पिछली क्लासें हुई थी 6 से 10 तक की। तो अब कुछ एक बिंदु होंगे जो आपके लिए नए हैं, बाकी लगभग आप जो है वो सारा आपके लिए रिपीट होगा। तो अब इसमें याद करने वाली चीज क्या क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर। एक तो ये ध्यान में रखिएगा। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ये सब चीनी यात्री थे, ये यूनानी यात्री थे, तो ये कुछ एक चीजें ध्यान में होनी चाहिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी काफी जानकारी मिलती है, और अशोक के अभिलेख। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो ये ईसा पूर्व, ईसा पश्चात, ईसवी सन, ये सब चीजें मैं आपको एडीर, बीसीर, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूं। तो ये ईसा से पहले की बात है। हम धीरे धीरे अब ईसा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आएगा, फिर अशोक आएगा, तो हम धीरे धीरे ईसा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इनका काल जो कालक्रम है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य अथवा कौटिल्य, तो इनका मेन नाम तो विष्णुगुप्त था, चाणक्य या कौटिल्य भी इन्हीं को कहते थे, की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त नाम जो था, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वहां जूनागढ़ अभिलेख का है गुजरात में। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क कहता है, जो कि यूनानी है, कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो चंद्रगुप्त को तैयार करने में किसका सारा योगदान था? इनके आचार्य थे चाणक्य, कौटिल्य का। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और भारतवर्ष को एक करने का जो सपना था, क्योंकि जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो उस समय यहां नंदवंश का शासन था। भाई मौर्यों से पहले नंदवंश ही था। तो यहां आचार्य जो थे चाणक्य, उन्होंने ये चीज देखी कि किस प्रकार से यहाँ के राजा ही दूसरे की सहायता कर रहे हैं, और यही कारण है कि बाहर वाले आक्रमण करके इसको जीत जाते हैं। तब इन्होंने एक सपना देखा कि मैं पूरे भारतवर्ष को एक करूं, एक राजा एक शासन, ताकि कभी भी कोई भी बाहर से आकर के भारत को इस तरह पराजित नहीं कर पाए। तब पहली बार जो भारत है वो पूरा एक झंडे के तले आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर
नंद वंश का उन्मूलन कर दिया, सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश करके जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर, कहाँ ईरान पड़ा है, ईरान की सीमा से लेकर के दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। इतना विशाल भू साम्राज्य, ईरान से लेकर के, ये जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, कहाँ इतना विशाल भूभाग, ये पूरा का पूरा एक अखंड भारत इतना विशाल का है। और ये भी कितनी महानता की बात है कि इतने विशाल साम्राज्य के शासक ने जो है वो संथारा करते हुए यानी उपवास के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अगर किसी को हल्की सी भी चीज मिल जाए तो भी उसको लगेगा नहीं नहीं ये तो मेरे पास रहनी चाहिए, मैं और ज्यादा जो है मेरा जीवन बढ़े। लेकिन उपवास करते हुए एक हिंदुस्तान के उस साम्राज्य के शासक का उपवास करना और अपने प्राणों का त्याग करना, ये कुछ हजारों वर्षों में जो एक महान आत्माएं होती है, बहुत महान लोग होते हैं ये, तब ऐसे ये चीजें हो पाती हैं। 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। तो ये पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकटर जो था, इसके और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी में। और इसमें पराजित कौन हुआ? सेल्यूकस। अब जब पराजित हो गया तो संधि की शर्तें इस प्रकार थी, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। एक सीरियल आया था अशोका नाम से, काफी अच्छा सीरियल था, उसमें जिस बच्चे ने रोल किया था अशोक के बचपन का, बहुत शानदार रोल किया था। तो उसमें भी आपको जो है ये जो सेल्यूकस की पुत्री है हेलेना और ये सेल्यूकस ये सब उसमें दिखाई देंगे। और दहेज के रूप में एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, पेरी, पेमिसडाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए। तो ये तो उपहार के रूप में दिए, तो इतने बड़े बड़े क्षेत्र दिए हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के 500 हाथी उपहार में दिए। कह जा तू हाथी ले जा, सारे दिन इनकी सूंड जो है वो सिर में पटकते रहना। तो बदले में उसने जो है क्या दिया था, ये इतने बड़े बड़े क्षेत्र दिए थे और चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी दिए। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये क्वेश्चन चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, और चाहे आप वाला बोर्ड हो रीट वाला, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो वो पक्का आपके एग्जाम में आता ही आता है कि सेल्यूकस का कौन सा राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? तो वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। तो ये तो आपके बच्चे बच्चे की जबान पे याद हो गया होगा, क्योंकि 90% तो मैटर ये वो है जो हम 6 से 10th में पढ़ चुके हैं। कुछ एक दो चार कोई इक्की दुक्की कोई चीजें नहीं आती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथों अहनामूर और मुर्नानूरु और अशोक के अभिलेख को मिलती है। ये लाइन मोस्ट है, ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के विषय में जानकारी कौन से तमिल ग्रंथों से मिलती है? अहनामूर, मुर्नानूरु और अशोक के अभिलेख से। तो अहनामूर, मुर्नानूरु याद रह जाएगा, 2-4 बार बोलेंगे। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेनानायक और महान विजेता ही नहीं था, वरन एक योग्य शासक भी था। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्र बाहु, ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट में रख रहा हूं इसको, से जैन धर्म की दीक्षा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट। कई बार आपके एग्जाम में दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी नहीं था या अनुयायी था। अब जैसे अशोक है तो वो बौद्ध धर्म का था अनुयायी, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी है। तो ध्यान में रखिए स्वर्ण बेलगोला, ये जो मैसूर है कर्नाटक, वहां पर ये बहुत बड़ी मूर्ति भी है बाहुबली की। वो बाहुबली फिल्म वाला बाहुबली मत समझ लेना वो। तो स्वर्ण बेलगोला जो है मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको सिर्फ पढ़ने में लग सकता है, लेकिन एक इतने विशाल भूखंड, इतने विशाल साम्राज्य को
सबसे ज्यादा साम्राज्य को छोड़ करके और अपने बेटे को जो है वो सौंप दिया, और पूरा जीवन जो जीवन में है उपवास के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर दिया। तो यानी आप कह सकते हो कि विष्णुगुप्त यानी जो कौटिल्य थे, उन्होंने जिस बच्चे का चुनाव किया था वो बिल्कुल सही चुनाव किया था। वो वास्तव में कोई महान व्यक्ति था, कोई महान आत्मा था, कोई ईश्वर का अंश था उसमें। नहीं तो किसी के पास मान लो एक छोटा मोटा घर ही आ जाए, या उसको कोई नई कार मिल गई, फिर कहेगा जा छोड़ के तू, जो उसने कमाई मेहनत से कार कमा ली, घर बना लिया, फिर लास्ट में कहेगा जा अब तेरा फैमिली तो सेटल है, उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दे जा। तो आदमी सर पटक ले, लेकिन ना साहब मरूं तो कौन ही मैं, क्यों मरूं। तो लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं ये। नेक्स्ट आते हैं बिंदुसार। नेक्स्ट आते हैं बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से में साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, जिसे यूनानी लेखक एमित्रोचेड्रस कहते थे। अब ये नाम बन गया इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेट्स कहा। ये सब उधर के यूनान वाले हैं और वैसे ही नाम रखते थे। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया। तो अमित्र घात की भी किसका नाम है? बिंदुसार का अमित्र घात हो गया, अलिट्रोकेट्स है, अमित्रोचेट्स है। बताओ भोले बड़े आदमी को कैसे कैसे नाम दे रहे हैं। कहां बिंदुसार कितना अच्छा नाम है, कहां अमित्रोचेट्स है, अलिट्रोकेट्स है, अमित्र घात। तो लेकिन याद करने आपको, बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्य बनाए रखा। जो इसके पिता ने जीता था उन सब क्षेत्रों को बनाए रखा। दिव्यावदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह का वर्णन है। तक्षशिला का पाकिस्तान की तरफ 2 विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक फिर सुसीम को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना भी की थी। तो इन्होंने, अब यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम, इसने अपना राजदूत भेजा था डाईमेकस। तो बिंदुसार ने क्या रिक्वेस्ट की, भाई एक मदिरा तो पिलाओ, तुम्हारे वहां वाली शराब जो है कैसी है, सुना है बड़ी अच्छी होती है, हमारे वाली तो ऐसी होती है, पिला दो थोड़ी तुम्हारे वाली शैंपेन वैम्पेन, हम भी देखें क्या होती है, हमने तो देसी पी रखी है। सूखे अंजीर का सुना है, अंजीर बड़े फेमस है वहां के। तो उसने कहा कि भाई साहब मदिरा भी चलो भेज दूंगा, दोस्त होने के नाते पिला दूंगा, अंजीर भी खिला दूंगा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजूंगा। उसने दार्शनिक नहीं भेजा, बाकी दोनों जो चीजें उसने भेजी। बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नाम के राजदूत को भेजा था। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट चल रहा है पैराग्राफ ये, और इतने अच्छे ये अपने आप में नोट्स ही हैं, ये इसके आपके नोट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब नोट्स ही हैं अपने आप में। वैसे इनको 5-7 बार पढ़ लो, जो चीज याद हो अच्छी बात है, जो नया नाम आ रहा है उसको इसमें अंडरलाइन कर लो इसमें। तो जो फिलाडेल्फस था मिस्र का राजा टॉलमी सेकंड, उसने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नाम का राजदूत भेजा था। तो डायोनिसस तो यहां से आया था, और डाईमेकस कहां से आया था? यूनान से, ये ध्यान रखिएगा। डायोनिसस तो ये तो आया था कहां से? मिस्र से, और जबकि डाईमेकस आया था यूनान से। तो ऐसे याद कर लेना, यूनान की डाई, यूनान की डाई, डाई करते हैं ना कई लोग सर में कि बाल काले दिखें, तो यूनान की डाई याद कर लो, यूनान की डाई। और फिर ये मिस्र वाला जो है, ये बाकी जो बचा वो मिस्र का हो गया। तो 3-4 इसमें नाम महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो ये नाम, ये नाम, और एक ये नाम, ये तो तीनों ही बिंदुसार के हैं, एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है, किसमें? दिव्यावदान, ये महत्वपूर्ण हो गया। किसको भेजा? अशोक और सुसीम को। और
यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने क्या मंगवाया कि भाई थोड़ी दारू वारू पिला दे, पार्टी यूं ही चलेगी, सूखे अंजीर वो भी भेज दे। दार्शनिक का साहब दार्शनिक नहीं भेजूंगा मैं, तो वो नहीं भेजा, बाकी इसने ये चीजें भेज दी थी। तो आप देख लीजिए कि इनकी मित्रता कहां कहां तक थी। मतलब जहां तक ये जा सकते थे, पहुंच सकते थे, हर जगह मित्रता स्थापित हो चुकी थी। कोई भी इनके खिलाफ विद्रोह करने वाला नहीं रहा। कोई छोटे मोटे होते रहे, लेकिन शांति थी। फिर है अशोक, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो वो बीच में 4 साल का गैप जो है वो सत्ता संघर्ष का काल चल रहा है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक करीब 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो ज्यादातर जो लिखते हैं वो 269 ईसा पूर्व को लिख देते हैं। ये जो 4 साल का डिफरेंस है 232 ईसा पूर्व। तो क्या फिर मृत्यु 273 में हो गई थी बिंदुसार की? तो फिर ये 4 साल सत्ता का संघर्ष चला है भाइयों का। कहते हैं कि इसने अपने भाइयों का वध करके और ये गद्दी पर बैठा था। तो नेक्स्ट है, वैसे तो अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन वो पूरी तरह से जो सही मायने में राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी और राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। और जो मैं आपसे यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज ले रहा हूं उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिए भी हैं। वहां पे गुजरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्रों के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की और नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। तो आप देख सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य कहां से कहां तक था। कहां अफगानिस्तान पड़ा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर ये पूरा विशाल भारत। इतने विशाल साम्राज्य का भूभाग का मालिक। इनके पास तो वो गूगल मैप नहीं था उस समय। गूगल मैप होता तो ये पूरी दुनिया को जीत लाते। ये ऐसे ऐसे शासक थे ये। तो कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार तो ये हो गया आपका कि कहां का इनका साम्राज्य था। तो आपके लिए ध्यान में रखने वाली चीज है कि ये सब नाम है किसके? अशोक के हैं। गद्दी पर कब बैठा? 269। ये वाला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके 8वें वर्ष जो है कहां पर आक्रमण होगा? कलिंग पर। तो वो 261 ईसा पूर्व का है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। गुजरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है और मास के अभिलेख में भी नाम अशोक मिलता है। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। उसका धर्म और अन्य नीतियां आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी। वे सार्वजनिक, सार्वभौमिक व सार्वयुगीन हैं जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती। संपूर्ण विश्व की धरोहर ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया तथा लोक कल्याण को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। वह कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया। तो वही है कि लोक कल्याण की भावना को बढ़ाया इसने। वृक्षारोपण, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, कुएं, सराय धर्मशाला कहते हैं आदि के कार्य किए। उनसे रोजगार का सुधार हुआ। आर्थिक और आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार हुआ। राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया, जो आज भी प्रासंगिक है। तो बेसिक सी चीजें हैं। अशोक ने धर्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा और नौकरशाही हेतु संहिता तैयार की। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता व विकास को बढ़ावा दिया। अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आई। उसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया। इन्होंने डायरेक्ट मिलना। इस हेतु अशोक ने अनेक धर्म यात्राएं की शांति के लिए और प्रतिवेदकों आदि अधिकारियों की नियुक्तियां की।
भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए उसने समाज के कमजोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की, कृषि भूमि का विस्तार किया और युद्ध बंदियों आदि को वनों व खानों में लगा दिया। वे एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास का ध्येय बनाया और इस पर अत्यधिक ध्यान दिया। अशोक ने साम्राज्य के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। राजस्व राजस्व के पुनर्वितरण, सार्वजनिक हित और लोकानुरंजन कार्य में किया। अर्थव्यवस्था को तीव्रता गति प्रदान की। इनके आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। तो बेसिक सी बातें हैं कुछ जानकारी के लिए। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है अभी तक, लेकिन यहां वाली तो है ये मोस्ट, जो मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूं, बाकी आपके नॉलेज के लिए है। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बना दिया तथा तत्कालीन सम्राटों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए और उच्च स्तरीय धम आयोग भेजे, जिससे अंतः संबंधों की स्थापना की। तो आप भी देखते हैं कई बार कि मोदी जी विदेश यात्राएं करते हैं। वो विदेश यात्राएं क्यों करते हैं? कई देश में तो मोदी जी ऐसे ऐसे देशों में गए जिन पे आज तक पहले भारत के आजाद होने के बाद में कोई सा प्राइम मिनिस्टर गया ही नहीं, जबकि ऐसे राष्ट्रों से भारत को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो कूटनीतिकता होना एक शासक में बहुत जरूरी है। कई बार बातों से ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो बड़ी से बड़ी चीजें नहीं करवा सकती। तो ये इन्होंने भी विदेश नीति को महत्व दिया। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। सभी धर्मों को समान महत्व व आदर प्रदान करने पर बल दिया। जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा, जबरदस्ती नहीं थोपा। एक धर्म, एक भाषा, प्राय एक लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया। समान नागरिक संहिता और दंड संहिता का क्रियान्वित कर सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की। तो अभी भी बात चल रही है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जो आर्टिकल 44 है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में। विभिन्न वर्गों व धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा राज्य की प्रगति हेतु नितांत आवश्यक है। अब ये लाइन महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। यह लिखा हुआ है। इसका मतलब अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी में। हाथी गुंफा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का राजा शासन करता था। यह नाम ध्यान में रखिएगा। उस समय कलिंग की राजधानी थी तोशली। अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था और कलिंग हाथियों हेतु प्रसिद्ध होने और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो उठा। उसने भविष्य में युद्ध की नीति को त्यागने की घोषणा की। तब अशोक ने भेरी घोष की तरह को त्याग कर धम घोष को अपनाया। भेरी घोष मतलब जब युद्ध करते हैं तो रणभेरी बजाते हैं, और धम का मतलब होता है शांति। तो शांति का मार्ग, जो शांति का बिगुल बजाया। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिकशुक, देवदर्मन आदि शासकों ने शासन किया। वृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। यह महत्वपूर्ण है लाइन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? वृहदर्थ। वृहदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर एक नए शुंग साम्राज्य की नींव डाली, पुष्यमित्र शुंग के नाम से। तो वृहदर्थ का जो सेनापति था उसी ने ही अपने राजा को साफ कर दिया। तो इनका शासन कब से कब तक रहा मौर्यों का? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो ये इसके मेन पॉइंट हैं। अब आते हैं अशोक का धम। तो क्या है धम के प्रमुख सिद्धांत? सहिष्णुता, जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विचारों, विभिन्न विचारों, धर्मों, आस्थाओं के मध्य सहिष्णु होना, अहिंसा, आडंबरहीनता, ये बलि चढ़ाना, ये धर्मानुष्ठान, ये सब चीजों अर्थहीन है। तो बलि वगैरह भी देते थे। जैसे अब वो बाहुबली फिल्म आई थी, तो बाहुबली में उस काल के से युद्ध होता है। तो युद्ध से पहले ये फाइनल हो चुका था कि अब युद्ध होगा, जो बाहुबली पहली थी उस फिल्म में। तो उसमें जब बल्लाल देव बलि दे देता है, उसकी एक मोटा क्या होता है, पाड़ा सा टाइप होता है, जैसे पाड़ा होता है वैसे, उसकी गर्दन काट देता है। सब कहते हैं बल्लाल देव और बल्लाल देव। और जो ही अब बाहुबली की बारी आती है
उसके सामने भी वैसे ही लेके आते हैं पाड़ा, वो गर्दन काटने के लिए। तो बाहुबली को जब देते हैं तलवार काटने के लिए, किसकी गर्दन काटो, और सारी सेना देख रही होती है, तो बाहुबली ने तलवार वापस लौटा दी। तो जो उसका कटप्पा मामा था, कटप्पा मामा कहता है कि बाहु, ये हमारा जो है ना, ये विधि विधान है, ये हमारी परंपरा है, अगर ये बलि नहीं दी तो सैनिक इसको अपशकुन मानेंगे। तो उसने कहा कि भगवान को खुश करने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों, इसके लिए मेरा मरता हुआ रक्त समर्पित है। और उस तलात और वो जो तलवार के अंगूठे से यूं अपने अंगूठे का रक्त माता पे, मूर्ति पे चढ़ा देते हैं। फिर सैनिक और खुश होते हैं, बाहुबली बाहुबली बाहुबली। तो वहां जो बाहुबली के अंदर कौन सी भावना है, ये वाली कि बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है। लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं, सरायों आदि का निर्माण करवाया। श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार और सत्यवादिता पर बल दिया। विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक के जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म जो है, आचारों की जो भी संहिता प्रकट की इसने, धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय के संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया। प्रथम, स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता। दूसरा, विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों, भाषाओं में सहिष्णुता। इसे अशोक ने 7वें, 11वें, 12वें शिलालेख और दूसरे लघु शिलालेखों में उल्लेखित किया। किसको? सहिष्णुता को, जिसमें माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, दासों के साथ उचित व्यवहार, धर्म सार की वृद्धि, वाक संयम, समवाय आदि पर बल दिया। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था। तो सहिष्णुता, अहिंसा, शांति बड़े रूप में यही है, जिसका तात्पर्य था कि युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का विरोध था, जो प्रथम व 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख में मिलते हैं। तो अभी आएंगे शिलालेख वगैरह, तो उसमें जीव हत्या का क्या है, विरोध है प्रथम और 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख में। उसके बाद है जन कल्याणकारी अवधारणा। धम्म नीति से ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे, जो 7वें स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में लिखित हैं, जिसमें वृक्षारोपण, सराय, सड़कें, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी। अशोक ने 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाह्य आडंबरों की निंदा की। प्रथम स्तंभ लेख में धम्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्ममंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था की गई है। तो जो कि आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे, 7वें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में लिखित है। तो इस शिलालेख वगैरह तो आप एक साथ देख लीजिएगा इनको, पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ऐसे शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये मेन चीजें हैं प्रथम स्तंभ लेख में। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में यहां से दूसरे स्तंभ लेख से जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।